प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे गेस्ट हैं आप सभी के चिर परिचित एक्सपर्ट इन जियोपॉलिटिक्स, एक्सपर्ट इन व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल, एक्सपर्ट इन हिज इनसाइट्स, जो हमारे लिए इतने सारे जो है फैक्चुअल न्यूज़ेस जो होती है वो लेकर के आते हैं, जो लोग डरते हैं बताने में, जो लोग नहीं बताना चाहते हैं, और अगर बताएंगे भी तो इतनी दबी जबान में बताते हैं कि वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। और मैं बोलती हूँ हैट्स ऑफ टू उदय भानु बनर्जी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आपको और आपके सारे दर्शकों को। दादा, जनरल बिपिन रावत का एक स्टेटमेंट था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और आज भी उसको लोग बोलते हैं क्योंकि वो एक एंथम की तरह बन गया, जैसे हमारे नेशनल एंथम है उसी तरीके के वो एक एंथम बन गया, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत जो है इस समय वी आर नॉट फाइटिंग फ्रॉम fronts which are out of India. We are fighting from the front which is within India also. जिसको उन्होंने नाम दिया था 2.5 फ्रंट वॉर। और उन्होंने कहा था कि अगर हम वेस्ट में पाकिस्तान से अगर हम लड़ाई कर रहे हैं और नॉर्थ में चाइना से लड़ रहे हैं, तो साथ में हमारे एनिमीज विद इन भी हैं। हमारे एनिमीज जो है हमारे बॉर्डर के अंदर बैठे हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज एनिमीज विच आर सिटिंग इनसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया। दादा, इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिकॉज आई वॉन्ट माई व्यूअर्स टू नो कि ये कहाँ से इन लोगों ने वो जो दीमक का जो घर था कहाँ बनना शुरू हुआ, और आज वो दीमक का घर कितना ह्यूज हो गया है। पीपल आर क्वेश्चनिंग अबाउट पुलवामा में जो हुआ है उसका भी उनको प्रूफ चाहिए, एंड दे आर सेइंग कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जाति धर्म, उन्होंने हिंदू नहीं बोला होगा। हम लड़ाई कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हमको लड़वा रहे हैं जाति में, धर्म में, और उन्होंने सिर्फ पूछा हिंदू हो? हाँ हिंदू है, शूट। ये हालत हो गई है दादा। जी दादा। नंदिता जी, पहले तो माय डीपेस्ट कॉन्डोलेंस फॉर ऑल दोज इनोसेंट हिंदू जिनको बेरहमी से मारा गया और चुन चुन के उनको टेस्ट, उनको आइडेंटिटी पहले कंफर्म किया, पैंट उतार के कलमा पढ़ के, सोचिए बर्बरा तक के एक मतलब एक हद पर कर दिया, और उसके बाद उनको मारा गया। सिविलियंस पे इतना बड़ा अटैक, और इस तरीके का अटैक 26/11 से भी ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि एक समाज के ऊपर अटैक है। 26/11 में तो कुछ आतंकवादी आए थे मुंबई में, इनडिस्क्रिमिनेट उनको आतंक फैलाना था। ताज में आग लगाए, ताज में शूटिंग किया, लियोपोल्ड काफे में किया, मुंबई सीएसटी में किया। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ढूंढो, पहले समझो ये इस समाज के आदमी है कि नहीं, उसके बाद मारो। तो इन सारे जो लोग जिनके जान चली गई, सारे आत्मा को ईश्वर शांति दे। और हम तो चाहते हैं जो इनका परिवार, जो लोग है, इनका मतलब जो जख्म, ये तो पूरी मतलब कोई भी चीज से इन लोगों को, जिनके बीवी, जिनके बच्चे जो आंख के सामने देखे, सरकार या कोई भी कम्युनिटी कुछ भी करे, इनका जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। इस मेमोरी के साथ इन लोगों को जीना पड़ेगा अगले 50, 60, 70 साल, और डेली हर एक पल इनको जीना पड़ेगा अगले 70 साल। तो नंदिता जी, जब सोचती हूँ या इसके बारे में कोई शब्द बोलते हैं तो अपने आप जो है दिल भर जाता है, मतलब गले से आवाज के शब्द नहीं निकालते हैं, सच पूछिए तो। लेकिन आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा, ये 2.5 है क्या? दो तो समझ में आता है, पाकिस्तान और चाइना। ये 0.5 वाले कौन है? 0.5 वाले का जो रूट है, ये एक्चुअली
आप थोड़ा सा पीछे जाइए, से 1960 1960s में, तब इंडिया आजाद हो गए, लेकिन हम लोग का हालत बहुत बुरा था। हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल नहीं, हम सारे खाना वाना सब कुछ जो है ग्रेन्स, स्पेशली गेहूं, चावल, ये सब सारे जो है वो इंपोर्ट करके ले आते थे बाहर से। कोई ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, कोई व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। लेकिन हम तब तक यूएन में जाकर सारे दुनिया को बोल दिया कि हम शांति के ठेकेदार हैं। और हमारा पहले जिम्मेदारी जैसे लगता है वो है पाकिस्तान को कैसे सही सलामत बनाया जाए। इनके लिए हमने पहले क्या किया, 1960 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब आयुब के साथ खान साहब के साथ एक ट्रीटी किया, जिसको आजकल काफी चर्चे में है, इंडस रिवर ट्रीटी। इंडस रिवर का सोर्स जो है वो इंडिया में है। सोचिए, इस ट्रीटी को समझिए। लेकिन इस ट्रीटी में क्या है, 80% इसका जो पानी है जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में है, उसका 80% उसका पानी का हिस्से पाकिस्तान में रहेगा और 20% रहेगा इंडिया में। कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे एग्रीमेंट या ऐसे ट्रीटी पे कोई सिग्नेचर कर सकता है फॉर एन इंडिपेंडेंट कंट्री? उनको अपना देश या अपना जनता का कोई पड़े नहीं है, वो मरे जाए। ये 0.5 तब से शुरू हुआ। आप मुझे पूछिएगा तो पहला चर्च उसी का है। दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम लीग बना था 1906 में ढाका में, 30 दिसंबर को। और उनका अपना क्यों बना था, क्योंकि वो सोचा जब मुगल अब चले गए, अब हम लोगों का क्या होगा। और कांग्रेस तो ये तो हिंदू मेजोरिटी पार्टी है, हमारा तो अभी हिस्सेदारी इकोनॉमिक फ्रंट में और हमारा डोमिनेंस जो है इतने साल से मुगल राज में जो हमने किया, ये तो अभी खतरे में है, ये तो नीचे दिखा जाएगा। तो हम एक क्यों ना आप अपना संगठन बनाए जो किसको कहते हैं इंडियन मुस्लिम लीग। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से इनको हवा भरा हमारा अंग्रेज, क्योंकि उनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। तो वो तो राज करते, वो तो चाहेंगे कि सर राज को बांटो। तो मुस्लिम लीग बन गया। मुस्लिम लीग बना के उसका नतीजा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मुस्लिम लोगों के लिए अलग से देश चाहिए, अपना जगह चाहिए। क्योंकि साफ जो चीज अभी ये पहलगाम अटैक के 7 दिन पहले जो आसिफ मुनीर जो कहा कि हमारा इतिहास अलग है, हम कभी भी हिंदू लोगों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, हमारे रीति रिवाज हमारा इतिहास जो है सब कुछ बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे के यहाँ के लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो मतलब एक एक जो है हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम रीति रिवाज हमारा, हम तो धर्म पे ये डिवीजन हुआ तो मानते नहीं है। आज भी ये डिनायल मोड में है नंदिता जी। दैट इज द सैड पार्ट ऑफ द सिचुएशन। और आप जानते हैं कि कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज को डिनाई करते हैं आज के दिन में भी। इंडिया वॉज नेवर डिवाइडेड ऑन रिलीजियन बेसिस, इट वॉज डिवाइडेड ऑन पॉपुलेशन बेसिस। नो मैम, इट वॉज डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि उनका कहना है हम हिंदू लोगों के साथ नहीं रह सकेंगे क्योंकि हमारे रीति रिवाज आचार विचार सब अलग है, हमारा बोली उर्दू है। अब उर्दू कहाँ से आया पता नहीं है, कब से हिंदुस्तान का बोली उर्दू हो गया। यहाँ पे तो चलता था संस्कृत या तो हिंदी या तमिल या ये जिसका मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज जिसको कहते हैं संस्कृत। तो ठीक है चलो, उसके बाद क्या हुआ, ये मुस्लिम लीग बना अपना देश। ये आजादी के बाद इस मुस्लिम लीग को क्या स्टेटस हुआ, कुछ आइडेंटिटी इनका केरला में रह गया मुस्लिम लीग का। आज भी देखिएगा वो केरला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके वो चुनाव लड़ते हैं, और वो एक्चुअली उनके साथ वो अलायंस में है कांग्रेस के साथ, हमेशा अलायंस पार्टनर बन के चुनाव लड़ते हैं जितने इलेक्शंस हुआ आजादी के बाद।
कभी अकेले नहीं लड़ा। फिर क्या हुआ, ये मुस्लिम लीग के कुछ जो है नेता वो कांग्रेस ज्वाइन किया, कुछ लोग सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया। और इन लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव था? इनका ऑब्जेक्टिव था एक डीप स्टेट बनाए इंडिया के अंदर, जो भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर एक पाकिस्तान बनाया जाए। मतलब हम ही लोग कंट्रोल करेंगे, भारत का क्या इतिहास होगा, जुडिशियरी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कौन सा आचार होगा, कौन सा ये होगा, संविधान, मतलब हर एक चीज में समाज के। तो पहले चीज जो जो असली इतिहास है उस पे बुलडोजर चलाओ और उसमें दिखाओ जो हमको आजादी मिला सिर्फ दो ही आदमी के चलते, एक मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी। चाचा जी। कोई इस इतिहास में नेताजी का नाम नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का। इस इतिहास में वल्लभ भाई पटेल का कोई रोल नहीं है। इस इतिहास में वो सारे रेवोल्यूशनरी जिन्होंने जान गंवाई, जान दिए, छोटे छोटे 14 साल 16 साल के खुदीराम बोस, श्री अरविंद, इन लोगों का कोई मेंशन नहीं है। एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ, यही पढ़ाया गया, तो इतिहास तो बन गया। अभी क्या हुआ, 70 साल तक ये लोग बड़े आराम से राज किया, इनको किसी ने टच नहीं किया, कोई चैलेंज नहीं किया किसी ने। इनको सबसे पहले डर लगा जब सेंटर में सत्ता बदल गया तो दादा 2014 में। 2013 में अगर याद हो, मेरे को लगता है सभी को याद होगा, जो एक स्टेटमेंट था मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, ओपनली जहां पे आकर के उन्होंने कहा था कि सारे संसाधनों पे जो है माइनॉरिटीज का, स्पेशली मुस्लिम्स का हक है। क्यों, किस लिए हक है? एक लॉजिक समझिए। आप बोलिए ना, सारे इंडियन सिटीजन जो है, जितना नागरिक है भारत का, सबका हक है बराबर। बिल्कुल। जो भी नागरिक है, सिटीजन, बोनाफाइड सिटीजन है, आप चुनाव में तभी वोट डाल सकते हैं ना जब आप नागरिक हो इस देश का। करेक्ट। हमारे इलेक्शन कमीशन का तो मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बिल का तो यही मेन डायरेक्टिव है, सारे सिटीजन जो नागरिक है भारत का, बोनाफाइड, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, सबके ऊपर ये अधिकार है चुनाव में अपना सरकार चुने। एब्सोल्युटली। मतलब ये जनता के पावर है, पावर टू द पीपल। हम चुन सकते हैं हमारा देश कौन चलाएगा अगले 5 साल, या हमारा राज कौन चलाएंगे। तो दादा 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो ऐसी कौन सी आग लगी इस देश में कि इन लोगों ने मतलब अपने आप को टोटल एक्सपोज कर दिया? आग तभी ऐसा से क्या लगी। जादू की छड़ी घूमी है? नंदिता जी, वो 0.5 जो है ना, वो लगता है बहुत छोटे से एक दाल के दाना या मटर के दाना, लेकिन उस दाना आज धीरे धीरे, मतलब सर पे जब ट्यूमर होता है तो पहले पता नहीं चलता है, बहुत छोटा सा एक, और ओवर ए पीरियड ऑफ ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर जब कैंसरस हो जाता है, उसमें सेरिब्रल हेमरेज या हेमरेजिक क्लॉट हो जाता है, तब पता चल जाता है अरे बाप रे, ये तो हमारे साथ भी यही हुआ। जो छोटे सा दाना आपको हम बताया 1960 में इंडस रिवर ट्रीटी से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे धीरे, नहीं तो 1971 वार के बाद अब बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी जिनके पास 93,000 दुश्मन के आर्मी पकड़े हुए है, जिनको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ, और हमारे पास 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एनिमी लैंड हमने कब्जा किए। उन्होंने साइन ट्रीटी क्या किया? ये साइन किया, इन लोगों को, सारे बंदियों को छोड़ दिया जाएगा और हम अपने ट्रूप को विड्रॉ कर लेंगे अपना बॉर्डर पे। मतलब ये सोचे, इट्स कंप्लीटली वन साइडेड, जैसे हमने ठेका लेके रखा है। जैसे मोहनदास ने बोला था ना, जो उन्होंने तो
सत्याग्रह भी कर लिया था जब आजादी हुआ, जब देश पार्टीशन हुआ, जो पाकिस्तान को स्ट्रक्चरिंग के लिए 75 करोड़ देना चाहिए, 75 करोड़ देना चाहिए। हाँ, और उसमें उस टाइम में सरकार ने शायद 30 करोड़ ही ऐसा कुछ दिया था और बाकी पैसा देने से इनकार कर दिया। और देने से इनकार इसीलिए किया, और किसके कारण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के चलते, क्योंकि उन्होंने बोला था ये पूरा देंगे तो ये सारे असला बारूद में ही जाएगा और ये हम पे, क्योंकि तब तक जो है पाकिस्तान कश्मीर पीओके कब्जा कर लिया। हम अगर नेहरू के चलते बचे रहते तो ये कश्मीर जो हिस्सा हमारे पास है वो भी नहीं रहता। रातों रात वहां पे पटेल साहब ने वो आर्मी को वहां पे डिप्लॉय किए। ये सारे जितना ये जो छोटे छोटे स्टेट थे, जैसे निजाम, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारे स्टेट जो है एक एक करके लेना शुरू कर दिया एक्सेशन में। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट था पहले दिन से, जो हम कैसे देखें कि पाकिस्तान जो हमारे भाई है, और सौतेले भाई है कि क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज मुझे लगता है डीएनए अगर मिलता तो जरूर चेक करना चाहिए था जवाहरलाल नेहरू का और मोहम्मद अली जिन्ना का, कहीं मैच तो नहीं कर जाता दोनों का डीएनए। करेक्ट, पॉसिबल भी है दादा। पॉसिबल भी है, और ये पॉसिबिलिटी का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। करेक्ट। तो ये सब करके इंदिरा गांधी सिमले और क्या सीज फायर। अरे भाई, आप वही आपके पिताजी ने जो किया था, पाकिस्तान आक्रमण किया, कश्मीर ले लिया, आपने यूएन में गए और बोले भाई आप जो आपके ऊपर ऑपरेशन जिसने किया, एग्रेशन किया, उसी के लिए आप चले गए यूएन के पास। तो ये है 0.25 का जड़, यही से शुरू होता है। ये जड़ आजादी 1947 या 2015 का बात नहीं है। हमारे जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बाद शुरू नहीं हुआ, इसका जड़ 1947 से पहले शुरू हुआ था। छोटा सा दाना था उस टाइम में, एक मटर के दाना, जो अभी जाके आप जो देख रहे हैं वो ट्यूमर बन गया। उसके बाद अब देखिए क्या है, 1971 में ये ट्रीटी साइन होता है। 1972 में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वो बनता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ठीक है, 30 साल के बाद बना, आजादी के 30 साल के बाद। क्यों? क्योंकि तब तक इनको लगा जो है धीरे धीरे, आज नहीं तो कल जो है ये हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू भारत, अखंड भारत, कहीं ना इसको कोई साकार में कोई रूप ले ले। और इनके कौन कौन नुमाइंदे हैं आप जानते हैं। इन लोगों का नाम मतलब चर्चा करना भी बेकार के है, फालतू के जितने मौलवी, और मतलब 2% के मौलवी जिनको कोई खुद कितना मानते हैं, हमारा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर मानते होगे तो इनके समाज में अभी भी हलाला और ये सब जो है गंदी चीज, अश्लील चीज नहीं रहता है। ठीक है, हिंदू समाज में भी चाइल्ड मैरिज था, सतीदाह था, किसने बंद करवाया? हिंदू समाज के ही लोग। उन्होंने किसी का गर्दन पकड़ के नहीं कराया, लेकिन एक जागरण हुआ और उसका नतीजा हुआ जो हाँ हिंदू सारे समाज माना जो है ये बाल विवाह जो है और ये सतीदाह ये नहीं होनी चाहिए हमारे बहू बेटियों के साथ। लेकिन ऐसा कोई कदम आपने देखा? ये ऑल इंडिया सो कॉल्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो ठेके लेकर बैठे हैं मुस्लिम समाज का, नहीं है। छोड़ दीजिए। अब आइए, बहुत बड़ा घटना हो गया जो ये लोग सोचे नहीं था, 2014 में सत्ता बदल जाएगी। अब करे तो क्या करें, क्योंकि तब तक तो इतने सारे ये लोग चारों तरफ से जो है 0.25 अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते हुए अब सामने में देखा गया। तो पहले इनका शुरू हुआ
आपको याद होगा 2015 में एक अवार्ड वापसी गैंग शुरू हुआ। यस। उसके कुछ ही सालों के बाद सबको, सारे भारतवासियों को, सबको पता चला ये तो सब 2 टके के अवार्ड है जो आपने खुद खरीद के आपने ही रख लिया, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। वापस करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसको लेकर के बड़ा हंगामा समाज में, विचार चर्चा था चारों तरफ, सारे मीडिया, सारे जितने इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, खतरनाक खेल तो यहीं से शुरू होता है ना। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे उसमें लग गए। क्या मिला नतीजा? कुछ नहीं हुआ। फिर आ जाइए 2016 में बड़ा 2 इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट हुआ। क्या है? एक है इंटॉलरेंस, मतलब भारतीय समाज जो है ये बड़े इंटॉलरेंट है, ये किसी दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। किसी, अरे भाई साहब, हम ही लोग तो जब मतलब पैगंबर मोहम्मद के फैमिली को जब मारा गया था, काटा गया था, उनके फैमिली के जो भी बचे कुछ थे वो आके शरण लिए थे केरला में, और केरला के हिंदू राजा पहली बार अपना जमीन दिया, तुम भाई एक मस्जिद बनाओ और अपना रीति रिवाज करो। तो ये तो हमारी संस्कृति है। तो अचानक हम लोग इंटॉलरेंट हो गए। और दूसरा मुहिम क्या चला? गौ रक्षा, काउ स्लॉटर के ऊपर जितने फेक नैरेटिव, इतने फेक नैरेटिव, ये सब भी जो आपका गाजियाबाद में जो हुआ उसका क्या मतलब, उसका वो टुकड़ा फिर फॉरेंसिक में गया, क्या निकला नहीं निकला, लेकिन हंगामा तो जो करना था कर लिया। ये लोग खुद जाके चर्च में जाके तोड़फोड़ किया और शुरू कर दी इंटॉलरेंस। और हिंदू सोसाइटी जो है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सेक्युलर है, और कंप्लीटली देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनलिस्ट फ्रैक्शन। 2017 में एक एजिटेशन हुआ, मॉब लिंचिंग। यस। रिमेंबर, सारे मीडिया लगातार 24/7 बड़े बड़े ब्रेकिंग न्यूज, यहाँ पे मॉब लिंचिंग, वहां पे मॉब लिंचिंग, ये हुआ वो हुआ, और ऑलवेज विक्टिम कार्ड इज द माइनॉरिटी। कुछ नहीं कर पाया, कुड नॉट चेंज द गवर्नमेंट। इस दौरान 2020 में नंदिता जी, आपको याद होगा यूएसए में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर। यस। राइट। ये कौन लोग चलाए थे? ऑल द डेमोक्रेट्स, क्योंकि उनको लगा था रिपब्लिकन उस टाइम में सत्ता में था, डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जितना सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल ग्रुप ऑफ यूएस, वो खत्म हो जाएगा। तो सारे देश में ब्लैक लाइव्स मैटर शुरू हो गया। तो हम लोग तो बड़े माहिर है ना दूसरे को नकल मारने में। तो हमारे ये जो 0.5 जो गैंग है, उन्होंने इनके नकल मार के ले आया किस टाइम में? एंटी सीएए बिल पे प्रोटेस्ट। यस। यस। आपको क्या लगता था वो प्रोटेस्ट था? नहीं जी, ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये था फेक नैरेटिव का मुहिम। एंटी सीएए में क्या कहा गया? सारे न्यूज चैनल, अगेन मीडिया, जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब मिलके क्या क्या कागज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई साहब, किसने कागज मांगी है आपसे? एंटी सीए तो जो बाहर के जो है पीड़ित हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, उनको नागरिकता देने के लिए है, ये तो नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। कौन होता है? आपको याद होगा बड़े बड़े बॉलीवुड की एक्ट्रेस उस टाइम में सब सड़क पे उतर गए थे, शाहीन बाग हुआ, और ये कागज नहीं दिखाएंगे कैसे? और हमारे जो सबसे बड़ा ठेकेदार जो है असाउद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने क्या किया?
हम मुस्लिम लोग खतरे में है, हमारे पुरखों तक यहाँ पे रहा। अरे वैसे साहब, आपके पुरखों तो राजाकार थे, और राजाकार का हाँ इतिहास क्या बताए, सबके सामने खुल के बताए। खड़गे है ना, खड़गे को भी तो उधेड़ हाँ करके रख दिया था, उनका जब पास्ट बताया था बिल्कुल। राजा कर को लेकर के। राजाकार उनके पूरा फैमिली, उनका घर जला दिया था। और हम्म वो बेचारा खड़गे साहब उस टाइम बालक, 11 या 12 साल के बालक, वो भागते हुए कोई बुद्धिस्ट सेंटर में जाके अपने आप को हम्म बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया। हम्म लेकिन ये है 0.5। ये लोग कागज नहीं दिखाया, किसी ने कागज मांगे नहीं। आप एनआरसी के साथ सीए को बिल्कुल घोल मिल के खिचड़ी पका के जनता के सामने रखा, भाई मुस्लिम साहब आप बोरिया बिस्तर बांधो और अपने अपना फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, जो भी है, क्योंकि तुमको मोदी सरकार अभी खदेड़ेंगे। और डिटेंशन 3 साल कैंप का हो भी एक गया। बहुत बड़ा रिमर उड़ाया गया था दादा, डिटेंशन कैंप का लेकर के कितना बड़ा हाँ ह्यूज रिमर डिटेंशन, उड़ाया था इन लोगों ने। बिल्कुल। आसाम में डिटेंशन कैंप बना रहा है हिमंत विश्व शर्मा, उधर में डिटेंशन कैंप बन रहा है, ये बन रहा है। और बाकायदा सब फोटो वोटो लगा के मीडिया दिखाया था। हम्म हम्म सारे फेक न्यूज, दीज आर ऑल नैरेटिव। दिस इज वाट 0.5 जनरल हम्म रावत ने बताया, यही है 0.5। हम्म फिर आप आइए फार्मर प्रोटेस्ट। यस बड़ा 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 सरकार ने फार्म लॉ बिल ले आया। कोई डिस्कशन नहीं है कि उस बिल का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। वो डिस्कशन करो तो समझ में आता है। उसके लिए प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट तो आपने किया, लेकिन प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या बना है ना, अदानी जाके आपका जमीन ले लेंगे। अदानी का ट्रू और कोई काम नहीं रहा, जो जाके गांव गांव में घूम घूम के बोलेगा नंदिता जी आपके पास जो जमीन है वो हमारा नाम लिख दीजिए, ये कीजिए। अदानी, मतलब आप वही चीज बताया लोगों को जो लालू जी ने एक्चुअली किया। जो रेलवे जॉब करेक्ट। स्कैम में उन्होंने नौकरी दिया जमीन लेकर के, और वो लैंड फॉर लेकर के जॉब। अभी लालू जी को फिर दोबारा जेल जाना तैयार है, ये सोच लीजिए। हाँ लालू जी, ठीक है। राबड़ी देवी, ये तेजस्वी यादव और मीसा भारती, ये चार तो हम्म बिल्कुल रैडर में है किसी भी दिन। हम्म ये लोग तो घर ही अभी मन ही मन सोचता होगा चलो भाई सरकार अभी दूसरे तरफ जो है पाकिस्तान, ये सब इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, उस तरफ ध्यान देंगे, अभी हम लोग कुछ दिन शांति में रहे। अभी ईडी सीबीआई से हम लोग, क्योंकि सारे सरकार का अटेंशन, सारे मिनिस्टर का अटेंशन सब अभी हम्म वहां पे है। फार्मर प्रोटेस्ट हो गया। फिर देखिए 2022 में एजेंडा देखिए, क्रोनोलॉजी, एक के बाद एक के हम्म बाद एक के बाद। अग्निवीर, सरकार ने अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया, जो 17-18 साल के लड़के आप आर्मी में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप इतने साल नौकरी कीजिए, उसके बाद या तो आपको पैरामिलिट्री आर्मी में लिया जाएगा, अदरवाइज अदर सिक्योरिटी फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस, सिविल डिफेंस फोर्स आपको मिल जाएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी में मिलेगा। प्लस आप जब छोड़ोगे, आपका ये टेन्योर जब खत्म होगा, इतना लाख रुपया आपको मिलेगा। उससे आप एक मतलब आज नंदिता जी, कुछ भी करने के लिए आदमी को पैसा चाहिए, ठीक है। तो एक सोचिए, एक 24 साल का लड़का, उसके हाथ में 25 लाख रुपया है, कुछ भी कर सकते हैं अपने जिंदगी के लिए, अपने खुद सोचने के लिए। लेकिन नहीं, अग्निवीर स्कीम जो है, ये छोटे छोटे बच्चे को आप ये कर रहे हो, आप रिक्रूटमेंट बंद करके रखे हो आर्मी में, और आप इन लोगों से आप जो है आप पूरा इंडिया को और स्टेट को आप कैप्चर कर लोगे, ये नैरेटिव। मतलब इनको अगर, मतलब आप देखिएगा 2023 आते आते क्या मूवमेंट शुरू हुआ, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम ईवीएम सब जो है सब बेकार चीज है यहाँ पे तो। और राहुल गांधी दुनिया में जा जाके किसके पैसे से जाता है, कौन उनको बुलाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपको मालूम है, सबको मालूम है, जो हमारा बिल्कुल। देश के नहीं, जो बाहर के हैं उनको भी मालूम है। लेकिन तभी भी उनको इनविटेशन मिलता है।
और उनका एक क्या कहता है, बाप है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन लगता था उनको बाप ही है, सैम पित्रोदा। ठीक है, अच्छा किया उन्होंने अपने नाम के आगे से गंगा नारायण पित्रोदा, गंगा नारायण हाँ, इतना पवित्र नाम हटा लिया। ये हमारे लिए बड़े संतोषजनक बात है। और आपने आपको खुद सैम पित्रोदा कर दिया, चलो भाई जो मर्जी करो, कोई बात नहीं है, लेकिन गंगा और नारायण दोनों पवित्र रहे, हो गए, आप अपना नाम से हटा लिए तो ये इनका बाप है। और ये इनका प्रोग्राम वगैरह कौन बुलाते हैं इन लोगों को, क्यों बुलाते हैं, क्या बोलता है, पता नहीं है किसी को। लेकिन डेमोक्रेसी तो जरूर खतरे में है। देखिए ईवीएम जो है, जहां पे कांग्रेस जीतता है वहां पे ईवीएम सब सही है, मोदी कुछ नहीं कर पाए। और जहां पे हारता है वो मोदी का जो है, अंबानी साहब, उनका सारे जियो का नेटवर्क से वो जैम कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन सब पार्टी को बोला, भाई साहब आप आके आप जरा बताइए, आप करके दिखा दीजिए। एक भी पार्टी नहीं गया उसमें, इंक्लूडिंग सीपीएम का भी, कोई भी पार्टी का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। नंदिता जी, बिल्कुल। आप, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, जितने कांग्रेस, जिन लोगों को शिकायत है आपका, इसमें कोई नहीं गया। ठीक है, फिर इन्होंने एक मोर्चा खोल दिया, क्या नहीं, सारे हम लोग का फोन टैप किया जाता है, पेगासस, ये इजरायली सॉफ्टवेयर है, इससे जो है सारे हम लोग को, तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। आप देखिए हमारा जुडिशियरी भी कमाल की चीज है, मतलब इतना बढ़िया डेमोक्रेसी, और फुर्सत में है, फुर्सत में है। बोले नहीं, इसको तो सुनवाई होनी चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है, ये प्राइवेसी पे इंफ्रिंजमेंट है। सबको सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सबको फोन जमा करो, हम देखेंगे, फोरेंसिक में भेजेंगे। एक भी आदमी अपना फोन जमा नहीं किया, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी, जिनका सबसे बड़ा शिकायत था पेगासस पे। देखिए अब 24 आते आते इनका नया शुरू हो गया, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मूवमेंट का, प्रोटेस्ट का, डिसइंफॉर्मेशन, बेसिकली कुछ नहीं, डिसइंफॉर्मेशन। कास्ट का सबसे बड़ा अगर नाजायज फायदा, और उसको कोई अगर किया होगा, उसका जिसको कहता है हिंदी में बहुत खराब शब्द है, बलात्कार किया होगा, तो कांग्रेस ने किया है। देखिए एक जागरण दादा शुरू हो गया, और वो जागरण अब जो शुरू हुआ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पीपल आर स्टैंडिंग अप ना, एंड पीपल आर रिटेलिएटिंग। मेरा सिर्फ एक चीज कहना है, मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बोलना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जाके जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने ये बताया है कि कैंडल मार्च निकालना, प्रोटेस्ट करना सड़क पे आके, मोदी जी हम आपके साथ हैं, मोदी जी हम आपके साथ में, ये काम नहीं करेगा। मोदी जी वो काम कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, आर्मी के थ्रू, डिफेंस के थ्रू, उनको जो करना है वो करेंगे। मोदी को हमारा ये साथ चाहिए कि इतना बड़ा हमारे हाथ में एक हथियार है यूपीआई का, इतना बड़ा हथियार हमारे पास में है क्यूआर स्कैन करने का। इकोनॉमिकली अगर हम इन लोगों की कमर तोड़ते हैं, तो हमको जरूरत क्या है कि हम जाकर के फील्ड में जाकर के हम लड़ाई करें, हम गन उठाएं, तक क्या तभी हमारी लड़ाई होगी? वो लड़ाई ऑलरेडी जो है शुरू हो गई है, और मोदी जी अब की बार करेंगे, अपने तरीके से करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरी रिक्वेस्ट अपने सारे व्यूवर्स के साथ में, इन लोगों की कमर अब इकोनॉमिकली तोड़ने का टाइम आ गया है। स्टॉप बाइंग, एक एक दो दो रुपए का सस्ता करने के लिए आगे मत बढ़िए, क्योंकि अल्टीमेटली उसके भुक्तभोगी हम ही होंगे। जैसे कि अभी उदय जी ने बोला था, उदय सर ने जैसे बात ये बताई है कि अब हमारा टाइम संप्रीति का नहीं है, हम कितना दिखाएंगे, इनफ इज इनफ नाउ। तो अब एक्शन का टाइम है, और हमको अब इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तभी हमारा देश बचेगा और हम बचेंगे। धन्यवाद आपका मेरे शो पर आने के लिए, टाइम निकालने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और आपके सारे दर्शकों को भी हमारे तरफ से नमस्ते।